जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्ण सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना, अभी नहीं होंगे नगरीय निकाय चुनाव। तीन महीने से नहीं मिली नगरपालिका के 800 कर्मचारियों को वेतन, प्रशासन के खिलाफ लामबंद हुए कर्मचारी। मौसम विभाग ने जारी की सूचना, 1 अगस्त तक जिले में हो सकती है भारी बारिश। आईटीआई में शुरू हुए प्रवेश, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 12वीं की परीक्षा के परिणाम का किया जा रहा है इंतजार। जिला मुख्यालय से लेकर वाराणसी तहसील सहित ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच मार्ग हुए जर्जर, रोजाना राहगीर हो रहे परेशान। किराए के ट्रांसफार्मर से बुझाई जाएगी चांगोटला क्षेत्र के 33 गांवों की प्यास। लांजी थाना के अंतर्गत चिकलामाली से भानेगांव के बीच हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के करंट से ट्रक चालक झुलस गया है। विद्युत करंट से झुलसे ट्रक चालक यशवंत यादव 35 साल गोरेगांव ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जुलाई को 4 बजे ट्रक चालक यशवंत यादव अपने परिचालक आशीष केवट के साथ ट्रक में चिकलामाली से भानेगांव आ रहे थे। तभी चिकलामाली से भानेगांव के बीच हाई वोल्टेज विद्युत लाइन का तार ट्रक के केबिन से टकरा गया, जिससे ट्रक चालक यशवंत यादव विद्युत करंट से झुलस गया, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने बालाघाट जिले के मौसम के लिए जानकारी जारी करते हुए 1 अगस्त तक जिले के भीतर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 19 से 23 डिग्री सेल्सियस तथा हवा की गति 11.6 से 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे दक्षिण पश्चिमी रहने की संभावना है। साथ ही इन दिनों में मध्यम से घने बादलों की संभावना है। 1 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना रहेगी, इसलिए किसानों को खाद डालने से बचने की सलाह दी गई है। छिड़काव और उर्वरक का प्रयोग शांत हवा और शुष्क दिनों में करना चाहिए। अगले 4 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना है, इसलिए मत्स्य किसानों को सलाह दी गई है कि मछलियों तालाबों को भारी बारिश से सुरक्षित रखें। आपको बताएं कि जिले के भीतर 24 घंटे के दौरान बारिश का दौर लगातार जारी रहा। इस दौरान जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश होती रही। शहर के विकास को लेकर अहम भूमिका निभाने वाली नगरपालिका के 800 मास्टर रोल कर्मचारियों को करीब 3 महीनों से वेतन नहीं दिया गया, जिसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश पनप रहा है। मंगलवार को कर्मचारियों ने लामबंद होकर मुख्य नगरपालिका से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। आपको बताया कि नगरपालिका में कुछ महीनों से कर्मचारियों के वेतन को लेकर लगातार लापरवाही बरती जा रही है। नगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बजट का हवाला देकर नगरपालिका के कर्मचारियों की समस्याओं को दरकिनार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नियमितीकरण को लेकर भी अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। नगरपालिका के कर्मचारियों की माने तो वेतन को लेकर हमेशा ही समस्या बनी रहती है और लॉकडाउन के दौरान ही यह समस्या सामने आई थी, परंतु स्थिति सुधरने के बावजूद करीब 3 महीने से मास्टर रोल कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। नहीं, वेतन तो मिल गया है। उनकी मांग ये है कि हमें विनियमित में, मतलब ऐसे 2 साल से हमारे इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था। इंक्रीमेंट में तो शासन स्तर से कोविड की वजह से सारी व्यवस्थाएं प्रभावित है, तो किसी का नहीं लगा है, मेरा स्वयं का नहीं लगा है। तो जब भी शासन स्तर से ऐसा आता है कि इंक्रीमेंट दिया जाएगा सभी लोगों को, सभी कर्मचारियों को, तो सभी जो यहाँ पे स्थायी अस्थायी विनियमित है तो सभी को इसका लाभ मिलेगा। सर, इसके आदेश तो हो गए? नहीं, अभी आदेश नहीं, अब मैंने डलवा दिया है। आज मैं भेज रहा हूँ, बैंक जा रहे हैं। इनका कहना है कि सर 3 महीने से जो है सुपरवाइजर लोग को नहीं, आज पेमेंट हो जाएगा। आज मैंने वही है ना, अभी साइन किया आपके सामने।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 29 जुलाई दिन शुक्रवार को ऑनलाइन ही घोषित किए जाएंगे, जिसमें 10वीं की तरह कक्षा 12वीं की भी इस बार मेरिट सूची जारी नहीं की जाएगी। वहीं कक्षा 10वीं की तरह कक्षा 12वीं में भी किसी भी विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाएगा। जिले में वर्ष 2020-21 में कक्षा 12वीं में 19,961 नियमित और 982 स्वाध्याय ऐसे कुल 20,943 परीक्षार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन भरा था, जिनकी कोविड-19 के चलते परीक्षा नहीं हो पाई थी, जिन्हें कक्षा 10वीं की मार्कशीट के आधार पर पास किए जाने का निर्णय लिया गया था। मतलब साफ है कि जारी किए जाने वाले इस परीक्षा परिणाम में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा, जहां सभी का रिजल्ट पास में आएगा, जिसे शुक्रवार को जारी किया जाएगा। चांगटोला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवसर्रा में नल जल प्लांट से 33 गांवों के लोगों को आगामी कुछ दिनों तक किराए के ट्रांसफार्मर से जल प्रदाय किया जाएगा। दरअसल यह फैसला उस समय लिया गया जब भरी बरसात में देवसर्रा नल जल योजना का ट्रांसफार्मर खराब हो गया। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए अधिकारियों द्वारा तत्काल निर्णय लिया गया कि जब तक ट्रांसफार्मर सुधर नहीं जाता, ऐसी स्थिति में जबलपुर से किराए का ट्रांसफार्मर बुलाकर लगवाया जाएगा और ग्रामीणों की प्यास बुझाई जाएगी। नल जल योजना प्रमुख राजेश शर्मा ने बताया कि देवसर्रा नल जल प्लांट का ट्रांसफार्मर 2-3 साल पुराना हो गया था। हालांकि 3 साल में यह पहली बार खराब हुआ है। बरसात के चलते अज्ञात कारणों से ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, जिसे सुधारने के लिए जबलपुर भेजा गया है। उसी गाड़ी में जबलपुर से एक ट्रांसफार्मर किराए पर लाया जाएगा। जब तक हमारा ट्रांसफार्मर नहीं सुधरता, तब तक किराए के ट्रांसफार्मर से योजना संचालित की जाएगी। हमें उम्मीद है कि 2 दिनों के भीतर इस कार्य को पूर्ण योजना के तहत सभी गाँवों में पानी देने का कार्य शुरू हो जाएगा। जिले के वारासिवनी के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने 3 वर्ष पूर्व वारासिवनी के एक गांव में युवती के साथ हुए व्यभिचार के मामले में 4 में से 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी के नाबालिग होने की वजह से उसका केस बाल न्यायालय में चल रहा है। दरअसल 28 मार्च 2018 को वारासिवनी थाना क्षेत्र में एक गांव में रिश्तेदार के यहां विवाह समारोह में सम्मिलित होने के बाद अपने परिचित के साथ देर रात्रि घर लौट रही युवती को बीच जंगल में पकड़कर उसके साथ बाइक से घर जा रहे युवक को पेड़ से बांधकर युवती के साथ एक नाबालिग सहित 4 युवक लोकेश सुंदरलाल बिसेन 23 वर्ष, प्रमोद भूषण बिसेन 23 वर्ष, महेश जयतवार ने व्यभिचार किया था। घटना के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद युवती और उसके परिचित ने डायल 100 को अपने साथ घटित हुई घटना से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित से जारी जानकारी एकत्रित कर युवती और उसके परिचित को साथ लेकर विवाह स्थल पर पहुंचे, जहां पर आरोपियों की तस्दीक कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 376, 376 2A, 384 एवं 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां से न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। वहीं एक आरोपी को नाबालिग होने के चलते न्यायालय ने बाल सुधार गृह भेज दिया गया था, जिसके बाद 3 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद सोमवार 26 जुलाई को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवलाल केवट के न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद सभी तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित कर सभी को जेल भेज दिया है। आपको बताया कि घटना का मुख्य आरोपी लोकेश भोपाल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, जो अपनी रिश्तेदारी में विवाह समारोह के चलते अपने गांव आया था, जहां उसने युवती को विवाह समारोह के बाद देर रात्रि अपने परिचित के साथ बाइक से जाते देख अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग कर उसका पीछा कर युवती को गांव से बाहर जंगल में रोककर दोस्तों के साथ उसका दुष्कर्म किया था। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरदर्रा में खाना बनाते समय कुकर भ्रष्ट होने से महिला झुलस गई। महिला अनीता पति आशाराम उइके 37 वर्ष ग्राम मगरदर्रा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनीताबाई उइके अपने परिवार के साथ खेती किसानी का काम करती है। 27 जुलाई को सुबह 8 बजे अनीताबाई अपने घर में कुकर में खाना बना रही थी, तभी अचानक कुकर भ्रष्ट होने से अनीताबाई की गर्दन, बाएं हाथ का कंधा और कोहनी कुकर से झुलस गए। अनीताबाई को उसके परिवार वालों ने 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव फिलहाल अभी नहीं होंगे। इसके लिए मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से कोविड की तीसरी संभावित लहर की बात रखते हुए चुनाव नहीं कराए जाने का तर्क दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर हाईकोर्ट में नगरीय निकाय चुनाव के मामले में सुनवाई करते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि कोरोना संक्रमण महामारी की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए वर्तमान समय में चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बात के संकेत दे दिए गए थे कि बारिश के तुरंत बाद लगभग अक्टूबर माह में नगरीय निकाय चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा राजनीतिक पार्टियों में भी समीक्षा और तैयारियों का दौर शुरू हो चुका था। अनुमान यही लगाया जा रहा था कि अगस्त माह के अंत तक चुनाव की तारीख तय कर दी जाएगी, लेकिन मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कोरोना से बचाव का हवाला देते हुए वर्तमान में चुनाव न करवाए जाने के संकेत दिए, जिससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अब नगरीय निकाय चुनाव कोरोना की माने जाने वाली संभावित तीसरी लहर से पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही करवाए जा सकते हैं। हालांकि तीसरी लहर के विषय में अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव पर आगामी दिन में कब कराए जाएंगे इसके विषय में कोरोना के हालातों पर समीक्षा के बाद ही तारीख तय की जा सकती है। यदि आप बालाघाट की सड़कों पर चल रहे हैं तो पुराने हिंदी फिल्म के गीत जरा हट के जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान की जगह जरा हट के जरा बच के यह बालाघाट है मेरी जान को गुनगुनाते चलिए और उसका अनुसरण भी करिए, क्योंकि बालाघाट की सड़कें इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि यहाँ पर सड़कों पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ रहा है। वर्तमान में शहर के अधिकांश सड़कों की हालत काफ़ी जर्जर है, जिसके कारण लगातार सड़क हादसा घटित हो रहे हैं। जहां एक और भटेरा चौकी रोड की हालत खराब होने के कारण आम जन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मोती नगर गायत्री मंदिर रोड की भी हालत काफ़ी दयनीय हो चुकी है। इसके अलावा अन्य सड़कों की भी काफ़ी बुरी स्थिति है, लेकिन इस ओर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज मोती नगर गायत्री मंदिर के पास सड़क की स्थिति खराब होने के चलते एक ऑटो पलट गई। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार की घटना के बाद भी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये मोती नगर गायखोरी मार्ग है जो विवेक ज्योति स्कूल के जैसे सामने का हिस्सा है, जहाँ पे थोड़ी देर पहले एक ही ऑटो ने पलटी मारी है जो कंडे लेके शमशान घाट की ओर जा रही थी। एक्चुअली यहाँ पे रोड पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो इसको मिला के चौथी दुर्घटना है। इससे पहले मोटरसाइकिल वाले पिछली बारिश में बहुत कीड़े हुए थे और इसकी अगर रिपेयरिंग नहीं की जाती तो ये बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। ये गौरीशंकर नगर के लिए सड़क तो ऑलरेडी डली है। हालांकि ये है कि ज़्यादा पानी आता है, बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो उस समय वो जरूर ऊपर से पानी बहने लगता है। तो उसके लिए भी माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उसमें उस पुलिया को या तो और ऊंचा बनाया जाए या फिर उसी के ऊपर पाइप डाल के और इसको और ऊंचा कर दिया जाए। विज्ञान के युग में क्या आप सम्मोहन जैसी किसी बातों पर विश्वास करते हैं? शायद आपकी जुबान से सहज ही निकल पाएगा कि हम किस युग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम इसी युग की बात कर रहे हैं कि कैसे शहर की कुछ दुकानों में दो युवतियां आती है, दुकान वालों से सामान लेती है और उन्हें अपनी बातों में बहकाकर सम्मोहित कर देती है और बिना पैसे दिए दुकान से सामान लेकर रफ्फू चक्कर हो जाती है। पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस में की गई। पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन उसके माथे पर भी बल है कि कहां इन लड़कियों की खोज करे और कैसे इन पर कार्रवाई करे। हालांकि पुलिस दबे पांव अपनी जांच कर रही है और उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्द ही इन ठगी करने वाली युवतियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह सारा वाकया आधुनिक युग की तीसरी आग कहे जाने वाली सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। शायद अब आपको यकीन होने लगा होगा कि बालाघाट शहर की ये दो बबलियां कैसे दुकानदारों को ठग रही है और सामान लेकर रफू चक्कर हो रही है। चलिए थोड़ी देर के लिए ही आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह पूरी हरकत के साथ छोड़ देते हैं। नगर में यह घटना एक दो व्यापारियों के साथ नहीं बल्कि 8 से 10 व्यापारियों के साथ हो चुकी है और युवतियों के द्वारा सम्मोहन का खेल पिछले 8-10 दिनों से रोज खेला जा रहा है।
हालांकि ये युवतियाँ कौन है, कहाँ से आई है और उनकी आंखों में देखकर लोग कैसे सम्मोहित हो जाते हैं, इसका अब तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया है। नगर के विभिन्न स्थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों युवतियों की तस्वीर कैद हो गई। जहां ठगी के शिकार हुए दुकानदारों ने युवतियों की सीसीटीवी फुटेज जारी कर इन युवतियों से बचकर रहने और उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यापार न करने की अपील की गई। सम्मोहन गैंग की इन 2 युवतियों ने हाल ही के 2 दिनों में लगभग 5 कपड़ा व्यापारियों को अपना शिकार बनाया है। जहां नगर स्थित तन्वी बुटीक, विनायक कलेक्शन, माही कलेक्शन, बॉम्बे बुटीक और विजयवार वस्त्रालय से करीब 20 से 25 हज़ार रुपये का माल खरीदकर दोनों लड़कियां रफू चक्कर हो चुकी, जिनके संचालकों ने मंगलवार को कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। मैंने मतलब 24 तारीख को मैं कुछ काम कर रही थी तो कुछ 2 लड़कियां आई और उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी आपसे कुछ बात करना है। तो मैंने उनको एक रूम में बैठा दिया और मैंने अपना काम ख़त्म किया। 15-20 मिनट के बाद मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरे को बस इतना बुलाया कि 10 दिन के अंदर में मेरे को सूट और ब्लाउजेस चाहिए करके सिल के। तो मैंने बोला हाँ दे दूँगी करके। उन्होंने फिर बोला कि दीदी आपके पास में इतना मटेरियल रखा है तो ये सेल करने का है कि स्टिच करने का है। तो मैंने बोला कि सेल करने का है। तो उन्होंने बोला कि हमको दिखा सकते क्या। तो मैंने उनको दिखाया। उन्होंने कुर्तीज़ पसंद करी और 6,600 रुपये की उन्होंने मेरे से पूरा कुर्तीज़ वगैरह तैयार करवाया, बिल करवाया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बोला कि दीदी हम अभी बस दिखा के ला रहे हैं, आपको पेमेंट भी कर देंगे और ब्लाउजेस भी छोड़ देंगे स्टिच करने के। तो उसके बाद से उन्हें आई हुई तो जैसे ही वो मेरे घर से गए हैं उनने जो मेरे को नंबर दिया है और उसके जो उन्होंने नाम बताया तो मैंने नाम भी लिखा, नंबर भी लिखा। उसके बाद जब मैंने आधा घंटा बाद में नंबर ट्राई किया तो कहीं और लग रहा था, मतलब किसी ने उठाया ही नहीं वो नंबर। फिर मैंने शाम को फिर ट्राई किया कि मैं सोचा शाम तक आ जाएंगे शायद तक का, तो नहीं आए। और मैंने ट्राई किया तो दोपहर में 2 लड़कियां आई और मुँह रैप करके आई मास्क लगा के। और मेरे हस्बैंड शॉप में थे और इनसे बोली कि डिज़ाइनर साड़ियाँ चाहिए। तो इन्होंने 3-3 हज़ार की साड़ियाँ दिखाई। उनको बहुत जल्दी वो दोनों साड़ियाँ पसंद आ गई और फिर उन्होंने बोला कि भैया इसे पैक कर दीजिए, फॉल अस्तर दे दीजिए। सूट पीस दिखाए तो सूट पीस भी दिए उनने। तो दोनों का 3-3.5 हज़ार का बिल बना और दोनों ने बोली कि भैया हम पैसे थोड़ी देर में ला के देते हैं। तो इन्होंने बोला नंबर दे दीजिए दीदी। तो उन्होंने नंबर दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि उस बीच में हम नंबर कॉल नहीं कर पाए। और जैसे ही वो शॉप से निकली हमने कॉल ट्राई किया तो वो दूसरी जगह नंबर लग रहे थे। महाराष्ट्र का था एक नंबर, एक कहीं और का था। और वो साइकिल से आई थी, लेडी बर्ड की, और मुँह रैप था और सामान ली और चली गई है। फिर रिटर्न आपने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ से हैं क्या? बताई उन्होंने, आध्या मेडिकल के पीछे सोनवानी जी क्या किराए से रहते हैं, ये एड्रेस दिया। तो वहाँ जाके पता किया? हाँ, वहाँ अभी मैं अभी आई, दिन में तो पता किया, नहीं मिला तो अभी मिला मुझे। तो भैया से आके पूछा तो भैया बोलते हमारे यहाँ तो कोई लड़कियाँ नहीं रहती। फिर उन्होंने CCTV फुटेज दिखाया तो वही लड़कियाँ हैं। अच्छा। वाराणसी के ग्राम पंचायत वारा बालाघाट रोड से लालबर्रा रोड स्थित गायत्री मंदिर तक बाईपास सड़क की हालत जर्जर व कीचड़नुमा हो चुकी है, जिसके कारण मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों, ग्रामीणजनों, विद्यार्थियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है और उक्त सड़क पर राइस मिल, आरा मिल भी स्थित है, जहां से लालबर्रा रोड स्थित ग्राम नेवरगांव, खमरिया, मुरझड़ के लोग लालबर्रा रोड की ओर से बालाघाट जाने वाले इसी मार्ग से अधिकांश आना जाना करते हैं। किंतु मार्ग में बड़े बड़े वाहनों की आवाजाही से मार्ग में गड्ढे बन गए और कच्ची सड़क होने के कारण बरसात में कीचड़ हो गया, जिसके कारण रोजाना ही दुर्घटनाएं घटित होती है। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे राहगीर सहित ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। खराब है ये लालबर्रा रोड है, लालबर्रा भी जाती है, वाराणसी में भी जाती है, इधर बाईपास रोड है। किस प्रकार की समस्या है अभी रोड में? अभी रोड में समस्या वो है, सब गड्ढे हो गए, चिखल है, मनमानी ना जा नहीं सकते, गाड़ी घोड़े तो जा नहीं सकते। गाड़ी वालों की बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने वालों की। बूढ़े आड़े भी सब रोड पर संडास भी करते हैं, भूड़ भाड़ भी रखते हैं। इतनी परेशानी है, कचरा का भी सब। इसमें क्या है, इसमें डंपर उम्पर वगैरह जब आते हैं साथ में, गाड़ा उड़ा सब अपना जो खेती वेती में प्रॉब्लम जा रही है। जैसे किस प्रकार की स्थिति है अभी रोड पे? अरे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, सब गाड़ा बैल ट्रक वगैरह बस वगैरह इनसे जाती है, पर साला इस रोड को बना नहीं पा रहे। यहाँ से बहुत सालों से देखा जा रहा है, इसको भरन डाल डाल के काम चला रहे हैं इसको। सर समस्या तो ये है कि यहाँ से जो गायत्री मंदिर रोड निकलती है बाईपास, तो इसमें प्राय क्या बच्चे लोग आते रहते हैं स्कूल के लिए, और विशेषकर टिहली बाई स्कूल है,
और इधर पे जो बच्चे आते हैं इसके कारण से ये जो रोड ख़राब है तो बच्चों की क्या है आने जाने में बहुत दिक्कतें जाती है। कृषि ज़्यादा है इस रोड पर, कृषक ज़्यादा है, कृषक ज़्यादा होने की वजह से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज करीबन हम 2016 से इस रोड के विषय में पत्र के माध्यम से और अपने विधायक लोगों को भी जानकारी देते आ रहे हैं, परंतु इस रोड का अभी तक कोई उद्धार नहीं हुआ। आज यहाँ से जैसे हमको काम करने के लिए भी कुछ डिलीवरी वाली महिलाओं को लेके जाना पड़ता है या उन लोगों के लिए जाना पड़ता है तो भी बहुत दिक्कतें आती है।